तो हम लोग बात कर रहे थे आपका कि संसद का सदस्य होने के लिए कोई भी व्यक्ति कब निरर्कित होता है। और इसकी बात करते करते बात यहां पर आई थी कि अगर कोई व्यक्ति संसद द्वारा बनाई गई किसी विधि के अधीन या उसके अधीन इस प्रकार निरर्कित कर दिया जाता है, ये शब्दावली अपने में कह रही है कि इसका मतलब यह हुआ कि शब्दावली के अंतर्गत जो भी संसद का सदस्य होने के लिए निरर्कित होगा, वो उस समय जिस समय निरर्कित होगा उस समय संसद का सदस्य मौजूदा होगा, उस समय वर्तमान में वो संसद का सदस्य होगा ही, क्योंकि शब्दावली अपने में कह रही है यदि वह संसद द्वारा बनाई गई किसी विधि द्वारा या उसके अधीन इस प्रकार निरर्कित कर दिया जाता है, इसका मतलब ये कि वो संसद का सदस्य है उस समय जिस समय उसे संसद के अधीन बनाई गई किसी विधि या उसके अधीन निरर्कित कर दिया जाता है। और हमने पिछली क्लास में चर्चा की थी कि ये शब्दावली जो कहती है, इस शब्दावली के मुताबिक इस बात को कहां होना चाहिए, अनुच्छेद 103 में होना चाहिए, क्योंकि अनुच्छेद 102 उन निर्योग्यताओं की बात करता है जो निर्योग्यताएं व्यक्ति में उस समय है जिस समय वो नॉमिनेशन पेपर फाइल करने जा रहा है, जबकि 103 उन निर्योग्यताओं की बात करती है कि जबकि व्यक्ति संसद का सदस्य है और उसमें कोई निर्योग्यता उत्पन्न हुई है। तो जो शब्दावली है वो शब्दावली इस बात की मांग करती है कि इस सेक्शन को यहां नहीं होना चाहिए, इसको कहां होना चाहिए था 103 में, लेकिन यहां रखने के पीछे एक पूरा षड्यंत्र है। इस षड्यंत्र को समझना चाहिए और इस षड्यंत्र को डिस्क्लोज किया माइनॉरिटी ओपिनियन है, किसमें की हो तो हो लो है। तो इस सारी पृष्ठभूमि को समझना है, क्योंकि ओरिजिनली ये शब्द यहां नहीं थे, ये कब लाए गए, 52वें संविधान संशोधन विधेयक। और 52वां जो संविधान संशोधन विधेयक है उसे संविधान संशोधन विधेयक है वो, और उसे आम जनता दल बदल विरोधी कानून इस रूप में जानती है, जबकि संविधान संशोधन ये अलग कैपेसिटी में होता है और सामान्य विधायी कामकाज ये संसद की अलग कैपेसिटी में होता है। हम लोग संसद के बारे में ही पढ़ रहे हैं, अगले क्लासेस में आएगा कि संसद की किस प्रकार की शक्तियां हैं, संसद के पास कौन कौन सी शक्तियां हैं। तो जब संसद की शक्तियों पर हम विचार करेंगे तो संसद की एक महत्वपूर्ण शक्ति निकल कर आएगी कि उसके पास विधायी शक्ति है, और जब वो विधायी शक्ति का प्रयोग करेगी तब वो देश का सामान्य विधान यानी कानून इसका निर्माण करेगी। साथ ही साथ संसद के पास संविधायी शक्ति भी है, उसके पास कॉन्स्टिट्यूएंट पावर ये भी है, उसके पास लेजिस्लेटिव कैपेसिटी ये तो है ही है, इसके अलावा उसके पास संविधायी शक्ति कॉन्स्टिट्यूएंट पावर ये भी है, दोनों है। उसके पास कॉन्स्टिट्यूएंट पावर है, इसकी घोषणा किस मुकदमे में हुई थी, प्रथम बार शंकरी प्रसाद सिंह में, और अधिकृत रूप से अंतिम बार केशवानंद भारती में। लेकिन किसी तथ्य की घोषणा होना यह साबित करता है कि वो तथ्य अस्तित्व में है, जब तक तथ्य अस्तित्व में नहीं है तब तक उसकी घोषणा नहीं हो सकती। इसका मतलब यह हुआ कि संसद की विधायी शक्ति और संसद की संविधायी शक्ति उसी दिन संसद के पास थी जिस दिन संविधान अस्तित्व में आया था, और संसद में विधायी शक्ति और संविधायी शक्ति
उसी दिन प्राप्त की जिस दिन संविधान अस्तित्व में आया। इसलिए संसद सर्वोच्च नहीं है हिंदुस्तान में, संविधान सर्वोच्च है, क्योंकि जहां से ताकत आपको मिल रही है, जो सोर्स ऑफ, ठीक है, लाइट है, या जो सोर्स ऑफ ताकत है, जो सोर्स ऑफ एनर्जी है, उसका स्टेटस हमेशा उससे बड़ा होगा जो उस एनर्जी का उपयोग कर रहा है। तो संसद की संविधायी शक्ति ये भी है, और संसद जब संविधायी शक्ति का प्रयोग करती है तब वो संविधान में संशोधन करती है, यानी संविधान में संशोधन के लिए वो विधायी शक्ति का प्रयोग नहीं करती है। और इस डिफरेंस पे ही हम लोग जब संविधान संशोधन पढ़ेंगे तो लंबे केस लॉ मिलेंगे, एक सीरीज ऑफ केस लॉ मिलेंगे कि संविधायी शक्ति क्या है और विधायी शक्ति क्या है। वो विषय इस समय का नहीं है। इस समय इतना समझ लेना प्रासंगिक है कि संसद के पास विधायी शक्ति भी है और संसद के पास संविधायी शक्ति भी है। और जब उसे संविधान का संशोधन करना होता है तो वो संविधायी शक्ति का प्रयोग करती है, और जब वो संविधायी शक्ति का प्रयोग करती है तो जो कुछ परिणाम होता है वो स्वयं संविधान में संशोधन होता है। और जब हम लोग संविधान संशोधन पढ़ेंगे तो देखेंगे संविधान का संशोधन करने के 3 तरीके हैं। देयर आर 3 मेथड्स। एक संविधान का संशोधन का फॉर्मल तरीका है, यानी संविधान के ऐसे प्रावधान जिनमें परिवर्तन कर देने से कोई बहुत महत्वपूर्ण प्रभाव देश की शासन व्यवस्था पर नहीं पड़ता, उनमें फॉर्मल तरीके से संशोधन हो जाता है। यानी सामान्य बहुमत जैसे विधायी शक्ति का प्रयोग करती है संसद, यानी कोरम होना चाहिए, और कोरम कितने से बनेगा, 1/10 से, और फिर 1/10 जो कोरम है उसमें सामान्य बहुमत से पारित हो जाए, बात खत्म हो गई। जैसे नए राज्य का गठन, और नए राज्य के गठन के परिणाम स्वरूप जो परिणामिक संशोधन करने पड़े, क्योंकि नए राज्य का आप गठन करेंगे तो फर्स्ट शेड्यूल जहां राज्यों के नाम लिखे हैं तो वहां नया नाम भी तो जोड़ना पड़ेगा। आप तेलंगाना नया बनाएंगे तो आंध्र प्रदेश भी रहेगा और तेलंगाना ये भी आएगा। तो परिणामिक संशोधन करने पड़ेंगे और ये सारी प्रक्रिया सामान्य बहुमत से पूरी कर ली जाती है। ये फॉर्मल मेथड है। फिर संविधान के संशोधन के विशेष तरीके शुरू होते हैं। ऐसे संशोधन जो देश की राज व्यवस्था की प्रकृति और प्रवृत्ति में महत्वपूर्ण अंतर पैदा करेंगे, ऐसे संविधानों का संशोधन विशेष बहुमत इससे होता है। उपस्थित सदन की कुल सदस्य संख्या का बहुमत और उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों का 2/3 बहुमत, ये विशेष। इसको जब डिकोड करेंगे तो कैसे कैसे क्या संख्या निकल कर आएगी जब संविधान संशोधन की बात करेंगे तब। और फिर जब देश के महत्वपूर्ण संस्थानों की शक्ति कम या ज्यादा की जाएगी तब इस विशेष बहुमत के अलावा आधे राज्यों का समर्थन यह भी मिलना चाहिए, तब संविधान का संशोधन हो पाएगा। दीज आर फॉर्मल मेथड्स टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन। ये 3 तरीके हैं जिनसे संविधान संशोधित होता है। और तीसरा तरीका यानी आधे राज्यों के समर्थन वाला तरीका तब अपनाया जाता है जब जो संविधान का संशोधन होगा उससे जो प्रभाव आएगा वो प्रभाव किस पर आएगा, देश की संघात्मक शासन व्यवस्था पर। और संघात्मक शासन व्यवस्था क्या होती है, क्यों अपनाई जाती है, इस पर चर्चा हम लोग कर चुके हैं कि संघात्मक शासन व्यवस्था द्विस्तरीय शासन व्यवस्था को देश में स्थापित करती है और उसकी स्थापना के पीछे लक्ष्य और उद्देश्य क्या होते हैं, इनकी चर्चा भी हम लोगों ने की है कि उसकी चर्चा, उसके स्थापना के पीछे जो लक्ष्य और उद्देश्य है वो विकास को करना है। क्योंकि रीजनल गवर्नमेंट जो होगी वो अपने एरिया की जो आवश्यकताएं हैं उनको अधिक अच्छे से जानेगी इन कंपैरिजन ऑफ दैट गवर्नमेंट हु इज रूलिंग एट सेंटर। ये सारी चीजें हम लोगों ने देखी थी। तो जिस
संशोधन का प्रभाव राज्य इस पर भी होना है, अर्थात संघात्मक शासन व्यवस्था जिससे प्रभावित होगी वहां आधे राज्यों का समर्थन ये भी चाहिए। ये फॉर्मल मेथड्स हैं। एक और मेथड होता है संविधान के संशोधन का, और उसे बोलते हैं अनफॉर्मल मेथड। और जो संविधान के संशोधन का अनफॉर्मल मेथड है उसमें क्या होता है, संविधान के शब्द वही रहते हैं, उनमें कोई परिवर्तन नहीं होता, किंतु उनका अर्थ ऐसे बदल जाता है मानो संविधान के जो शब्द हैं उनको बदल दिया गया। जैसे ए.के. गोपालन में जो विधि शब्द का अर्थ है, मेनका गांधी में उससे बिल्कुल डिफरेंट विधि शब्द का अर्थ ये लिया गया है। विधि की प्रक्रिया का जो अर्थ ए.के. गोपालन में लिया गया उससे बिल्कुल डिफरेंट अर्थ मेनका गांधी में लिया गया, लेकिन शब्द बिल्कुल नहीं बदले, शब्द वहीं के वहीं हैं। ये अनफॉर्मल मेथड है। तो ये 4 मेथड्स हैं जो संविधान के संशोधन के लिए अपनाए जाते हैं। तो संसद विधायी शक्ति में हमेशा विधान का निर्माण करती है और संविधायी शक्ति में संविधान का संशोधन। अब संसद ने 52वां संविधान संशोधन विधेयक पारित किया। जो 52वां संविधान संशोधन विधेयक पारित किया, मीनिंग देयर बाय अब कॉन्स्टिट्यूशन इटसेल्फ अमेंड हो गया। अब कॉन्स्टिट्यूशन ही बदल गया, कोई विधान का निर्माण नहीं किया, कॉन्स्टिट्यूशन इटसेल्फ बदला है। और जनता ने उसे दल बदल विरोधी कानून कहना शुरू किया, जो शब्द प्रयोग इसके लिए बिल्कुल गलत है। और इसीलिए हमारे जो शौकत सर थे वो ये कहा करते थे कि छोटे अखबार मत पढ़िए, वो गलत लिखते हैं। आप अखबारों से विधि ज्ञान ये प्राप्त करते हैं, और अखबारों में जो कुछ लिखा होता है वो नितांत अनपढ़ से व्यक्तियों ने, अनपढ़ व्यक्तियों ने नहीं, अनपढ़ से व्यक्तियों ने कानून के दृष्टिकोण से, वैसे वो पढ़े होंगे, बीटेक होंगे, एमबीए होंगे, लेकिन कानून के दृष्टिकोण से वो अनपढ़ से होते हैं, उन्हें सिद्धांतों की कोई जानकारी नहीं होती। जो बड़े अखबार हैं उनमें लिखने वाले प्रोफेशनल्स होते हैं, उन्हें सारी चीजों की जानकारी रहती है और बिल्कुल सही शब्द प्रयोग करते हैं। तो दल बदल विरोधी कानून नहीं हो सकता, क्योंकि कानून यूं तो संविधान का संशोधन, संविधान भी अपने में कानून है, लेकिन कानून का सैद्धांतिक अर्थ भले ये हो कि उसमें संविधान भी शामिल है, लेकिन कानून का जो व्यवहारिक अर्थ समझा जाता है वो विधान से लिया जाता है, संविधान से नहीं लिया जाता। आपको इस तथ्य का भी विस्मरण नहीं करना चाहिए, आपको ये तथ्य भी याद रखना चाहिए कि आखिर समाज में इस शब्दावली का प्रयोग व्यवहारिक रूप से किस चीज के लिए हो रहा है, तो वो तो विधान के लिए हो रहा है। खैर, दल बदल विरोधी कानून ये कहा जाता है। और ये 52वां संविधान संशोधन विधेयक इस रूप में पारित किया गया, राजीव गांधी की सरकार के द्वारा पारित किया गया। वो वास्ट मेजॉरिटी में थे, वही पारित भी कर सकते थे, क्योंकि सदन की कुल सदस्य संख्याओं का बहुमत चाहिए, फिर उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों का 2/3 चाहिए, तब हो पाएगा। उन्होंने ऐसा किया और पारित कर दिया। पारित करने की पृष्ठभूमि हमने पिछली क्लास में चर्चा की थी कि पारित करने की पृष्ठभूमि यह थी कि एक दल से चुने हुए लोग आसानी से डिफेक्ट करके दूसरी पार्टियों में चले जाते थे और सरकारें ये स्टेबल नहीं रहते थे, और ये डेमोक्रेसी के लिए ठीक बात नहीं थी, क्योंकि डेमोक्रेसी का अर्थ है उस पार्टी का शासन जिसके पॉलिसी और प्रोग्राम्स के प्रति जनता ने निर्वाचनों में अपना समर्थन व्यक्त किया है, और दल बदल इस स्थिति को बदल देता था। इसलिए
डिफेक्शन अनडेमोक्रेटिक है। इस पृष्ठभूमि में ये संविधान संशोधन जो 52वें संविधान संशोधन के रूप में जाना जाता है, और जिसने संविधान में 10वीं अनुसूची जोड़ी, तो 10वीं अनुसूची संविधान का भाग बन गई ना। और संविधान में 10वीं अनुसूची जोड़कर नई स्थिति ले आए और तदनुरूप संशोधन करके 102 में यह जोड़ दिया कि अगर कोई व्यक्ति संसद द्वारा बनाई गई किसी विधि या उसके अधीन निरहरकित हो जाता है तो वो संसद का सदस्य नहीं रहेगा। लेकिन शब्दावली यह तय कर रही है कि जिस समय संसद की विधि के अधीन या उसके द्वारा वो निरहरकित होगा, उस समय वो संसद का सदस्य होगा, तभी तो निरहरकित हो जाएगा, अन्यथा होगा कैसे। और जबकि 102 की अन्य स्थितियां उन स्थितियों का जिक्र करती हैं जिनमें वो संसद के सदस्य के तौर पर नॉमिनेशन पेपर फाइल करने के लिए ही अयोग्य है, उन स्थितियों का जिक्र करते हैं। तो आप देखें, अभी 103 देखेंगे हम लोग, या प्रासंगिक है, अभी थोड़ा उसे पढ़ लेते हैं। 103 क्या कहती है? यदि यह प्रश्न उठता है कि संसद के किसी सदन का कोई सदस्य अनुच्छेद 102 के खंड 1 में वर्णित किसी निरर्थकता से ग्रसित हो गया है तो वह प्रश्न राष्ट्रपति को विनिश्चय के लिए निर्देशित किया जाएगा और उसका विनिश्चय अंतिम होगा। यानी अगर यह प्रश्न उठता है कि कोई व्यक्ति अनुच्छेद 102 के खंड 1 में वर्णित निरर्थकता से ग्रसित हो गया है, मीनिंग देयर बाय वो इस समय मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है और 102(1) में वर्णित जो डिसेबिलिटी है वो उसके अंदर आ गई है, तो 102 खंड 2 और 103 खंड 1 इसके बीच समानता दिख रही है। ठीक है, क्योंकि 103 खंड 1 भी उस दशा की बात कर रहा है जब ड्यूरिंग दी, ठीक है, जब कार्यकाल चल रहा है संसद के सदस्य का और उसमें डिसेबिलिटी आई है। ठीक है ना। 102 का खंड 1 भी उसी डिसेबिलिटी की बात, 103 का खंड 1 भी उसी डिसेबिलिटी की बात कर रहा और 102 का खंड 2 भी उसी डिसेबिलिटी की बात कर रहा। तो 102 के खंड 2 में जो डिसेबिलिटी है, कायदे में इस पर निर्णय लेने का हक भी राष्ट्रपति को ही होना चाहिए, लेकिन नहीं रखा गया। ठीक है, वहां 102 के खंड 2 इसे जोड़ने से पहले संविधान में 10वीं अनुसूची जोड़ी गई और 10वीं अनुसूची को प्रभाव देने के लिए 102 में खंड 2 जोड़ा गया। अब जब 10वीं अनुसूची के प्रावधान देखें तब यह बात समझ में आएगी कि 102 खंड 2 में वर्णित निर्योग्यता और 103 खंड 1 की स्थिति, इनमें समानता होते हुए भी आखिर ऐसा क्यों है कि 102 खंड 2 अलग है और 103 खंड 1 अलग है। ऐसा क्यों है, यह बात तब समझ में आएगी जब हम पूरा परिदृश्य देखेंगे। तो संविधान की 10वीं अनुसूची देखते हैं। सबसे पहले क्या है संविधान की 10वीं अनुसूची, जिसे सामान्य समाज दल बदल विरोधी कानून के रूप में जानता है। ये इस पृष्ठभूमि में सामने आई थी कि देश में मॉस स्केल पर डिफेक्शन हो रहे थे और उन डिफेक्शन को रोकने के लिए एक कानून बनाया गया। मीनिंग दरबार संविधान में संशोधन किया गया, कानून बनाया गया। हम भी उसी रव में बह रहे हैं और कह रहे हैं कानून बनाया गया, लेकिन एक संविधान संशोधन किया गया और ये कहा गया, उसमें शायद 10वीं अनुसूची में 8 पैराज हैं, 8 स्पष्टीकरण है, 8 एक्सप्लेनेशन है, ऐसे कुल 8 पैराज हैं। लेकिन उन 8 पैराज का जो लब्बो-लुआब है, वो लब्बो-लुआब ये कहता है कि अगर आप एक पार्टी से चुनकर आए और आपने उस पार्टी को छोड़ा, ठीक है, यू हैव गिव अप द मेंबरशिप ऑफ दैट पॉलिटिकल पार्टी, देन यू विल बी, ठीक है,
अनएलिजिबल, आप में एक डिसेबिलिटी आएगी और आपको संसद की सदस्यता या संबंधित विधायिका, जो कि राज्य की भी हो सकती है, उसका सदस्य होने के निर्हरकत घोषित कर दिया जाएगा अगर आप मेंबरशिप पार्टी की छोड़ते हैं। अब सवाल यह है कि उसमें यह नहीं लिखा है कि मेंबरशिप आपने छोड़ दी, ये कब माने, यही दिक्कत है। और इस दिक्कत ने परिणाम क्या दिया, यह भी देखेंगे। ठीक है, तो आपका यह समस्या है कि उसमें यह नहीं लिखा कि आपने मेंबरशिप छोड़ दी, यह मान कब लें। अब यह कहा कि मेंबरशिप छोड़ दी, देन यू विल बी अनएलिजिबल, जिस पार्टी से आप चुनकर आए। यह भी नहीं लिखा कि अगर कोई किसी पार्टी से चुनकर नहीं आया, निर्दलीय है, तब क्या करें। ठीक है, तो ऐसी खामियां उस 10वीं अनुसूची में मौजूद है। खैर, वो कोई बहुत कंसीडरेशन की बात नहीं है और न वो मंशा पर सवाल उठाती हैं, क्योंकि चीजें जब सामने आती हैं, चीजें तभी ध्यान में भी आती हैं कि इसमें ये कमी रह गई, इसमें ये कमी रह गई। इसीलिए आईपीसी एक बहुत बेहतर कानून साबित हुआ। अब तो आईपीसी नहीं है, वो इतिहास की बात हो गई, लेकिन वो एक बहुत बेहतर कानून साबित हुआ। क्यों? फर्स्ट लॉ कमीशन 1833 में गठित हुआ, उसकी सिफारिशों पर आईपीसी बनी और लगभग 20 या 25 साल या 30 साल भी हो सकता है, हमें वो समय याद नहीं है, वो सिर्फ प्रैक्टिकल मोड में रही। ये देखा गया कि कमियां कहां कहां, और फिर उन कमियों को दूर करके 1860 में उसे लागू किया। तो आप देखते थे आईपीसी, दैट वाज अ फाइन एग्जांपल ऑफ इनेक्टमेंट। आप ऐसा जीवन का एक भी क्षेत्र नहीं पाते जिसके संबंध में वहां प्रावधान नहीं किया गया। तो और बड़ी शानदार ढंग से, बड़े अच्छे ढंग से, क्योंकि प्रैक्टिकली उसको ऑब्जर्व किया था। यही स्थिति हर कानून की होनी चाहिए, लेकिन कानून की आवश्यकता इतनी त्वरित और तुरंत होती है कि हर कानून के साथ इस प्रक्रिया को अपनाया जा पाना संभव नहीं होता। और यह ठीक है, जब इन प्रैक्टिकल कानून उपयोग में आना शुरू होता है तो उसकी खामियां मिलती हैं। तो दलबदल विरोधी कानून में 8 ही स्पष्टीकरण, 8 पैरा है, कितने, 8 ही। तो दलबदल विरोधी कानून जो कहा जाता है, यानी संविधान की 10वीं अनुसूची, इसमें यह नहीं लिखा कि अगर व्यक्ति निर्दलीय आया है तो फिर क्या करें। निर्दलीय आया चुनकर और किसी पार्टी में शामिल हो जाता तो क्या करें। यह नहीं लिखा कि अगर कोई व्यक्ति संसद में अपनी पार्टी के निर्देशों का पालन करता है, लेकिन संसद के बाहर अपनी पार्टी गालियां बकता है, और ऐसी दशा में अतकर उसकी पार्टी का अध्यक्ष उसे अपनी पार्टी से निकाल देता है और संसद में वो अपनी पार्टी की नीतियों का समर्थन करता है, तो इस मेंबर का क्या करें, इसे पार्टी का सदस्य माने या न माने। यह भी नहीं लिखा। यह भी नहीं लिखा कि मानो उसकी पार्टी जिससे वो चुनकर आया है पार्लियामेंट में किसी ऐसे प्रस्ताव का समर्थन करना शुरू कर दे जो प्रस्ताव देश विरोधी हो। अब आप कहेंगे पार्लियामेंट में ऐसा प्रस्ताव आ कैसे जाएगा, तो भाई हमारा तो अनुभव ज्यादा खराब है इस संबंध में, इसलिए हम इस विषय पर नहीं बोलना चाहते। ठीक है, क्योंकि वहां कुछ भी आ सकता है वोटों के लिए, वह कुछ भी हो सकता है, हमारा तो अनुभव ये है। ठीक है भाई, कश्मीर से 370 हटाया जाना मुसलमानों के खिलाफ है, यह प्रचारित हुआ। भाई उसका मुसलमानों से क्या मतलब? क्या देश के मुसलमान वहां जमीनें खरीद सकते थे? क्या देश के मुसलमानों को वो सुविधाएं प्राप्त थी वहां? क्या एक वर्ग को वहां वो सुविधाएं प्राप्त नहीं थी? लेकिन यहां तो अजीब ही हाल है, यहां तो कुछ भी हो सकता है, यहां कुछ भी प्रचारित हो सकता है। तो इसलिए हमारा अनुभव तो बहुत ज्यादा खराब है इस संबंध में, हम इस पर ना ही बोले तो ठीक है। तो आपका 10वीं अनुसूची में यह भी नहीं लिखा है कि ऐसा प्रस्ताव अगर वहां पेंडिंग होता है जो प्रस्ताव देश विरोधी है,
तो वो मेंबर क्या करे जो उस पार्टी से चुनकर आया, जो उस प्रस्ताव का समर्थन कर रही है? क्या आप तब भी उसे अपनी पार्टी छोड़ने के जुर्म में संसद की सदस्यता के अयोग्य घोषित करेंगे? क्या करेंगे आप? इस ढंग का प्रावधान भी 10वीं अनुसूची में नहीं है, जो कि बेंथम के द्वारा बताए गए विधायन के सिद्धांतों का स्पष्ट उल्लंघन है। बेंथम कहते हैं कानून कैसा होना चाहिए, डिजाइन और कंसेप्शन दोनों में कंप्लीट, कोई विषय छूटना नहीं चाहिए, हर स्थिति के लिए प्रावधान यह होना चाहिए। लेकिन यह संभव नहीं होता। लेकिन आप देखें अंग्रेजों के बनाए कानून तो अक्सर यह संभव है, वहां बहुत कम जगह छूटी है निर्वाचन के लिए। तो आप देखेंगे 10वीं अनुसूची में इस ढंग के प्रावधान रखे गए। और इसको कहां शामिल किया? 102 खंड 2 में 10वीं अनुसूची जोड़ी और परिणामिक उपबंध 102 खंड 2 में किए और ये कहा 10वीं अनुसूची के अनुसार अगर कोई निरर्पित हो जाता है तो वो संसद का सदस्य नहीं रहेगा। सबसे ऑब्जेक्शनेबल जिसने इस पूरे मामले को अप्रभावी बना दिया वो था माननीय राजीव गांधी की सरकार के द्वारा किसी व्यक्ति ने अपनी पार्टी छोड़ी है या नहीं छोड़ी है इसको निर्धारित करने का हक हाउस के प्रिजाइडिंग अफसर को देना। और हाउस के प्रिजाइडिंग अफसर आपने देखे हैं, लोकसभा का लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष हैं, राज्यसभा के उपराष्ट्रपति और उपसभापति हैं, विधानसभा में वही स्थिति है और वो सब बहुमत से चुने जाएंगे। और प्रैक्टिकल जो व्यवहारिक स्थिति है कि सरकार हमेशा बहुमत में होगी। इतने सत्तारूढ़ दल की खिलाफत ये तो बंद हो गई है, लेकिन मॉस डिफेक्शन शुरू हो गया और शायद यही सुरक्षित किया गया। और इसीलिए हम कहते हैं जरा चीजों की तह में जाइए, तब पता लगता है कि किस ढंग से बेवकूफ बनाया गया है। ठीक है, दिखने में तो यह लग रहा है कि बड़ा डेमोक्रेटिक काम हुआ है, दिखने में तो यह लग रहा है, लेकिन निहायतन अनडेमोक्रेटिक, क्योंकि आपने सिंगल डिफेक्शन रोका और मॉस डिफेक्शन के लिए कानूनी राह खोल दी। क्योंकि 10वीं अनुसूची के जो 8 पैरास थे उनमें एक पैरा यह भी था कि जो कुल लेजिस्लेटिव पार्टी है उसके 1/3 सदस्य अगर उस पार्टी से अलग होते हैं तो वो पार्टी भी अस्तित्व में रहेगी जिससे अलग हुए, और ये 1/3 सदस्य अलग दल के रूप में मान्यता प्राप्त करेंगे। ठीक है, अगर अपनी पार्टी छोड़ते हैं तो दोनों अस्तित्व में रहेंगे। और अगर किसी लेजिस्लेटिव पार्टी के 2/3 सदस्य ये किसी अन्य पार्टी में मर्ज हो जाएंगे तो जो 1/3 बचे मूल पार्टी के, उन्हें मूल पार्टी की मान्यता नहीं मिलेगी, वो दल खत्म हो गया, वो दल मर्ज हो गया दूसरे में, ये माना जाएगा और ये 1/3 सदस्य अपने लिए कोई नया नाम चुने। जैसे भारतीय जनता पार्टी के मानिए 2/3 सदस्य कांग्रेस में शामिल हो गए तो भारतीय जनता पार्टी खत्म, मर्ज हो गई है कांग्रेस में, यह माना जाएगा। और 1/3 अपने लिए नया नाम चुना, लेकिन 1/3 ही गए तो भारतीय जनता पार्टी भी है और 1/3 जो नए गए वो अपना नया नाम रखेंगे। स्प्लिट है पार्टी में, ये इस ढंग के प्रावधान किए गए। तो आपने 10वीं अनुसूची के माध्यम से एक आदमी का डिफेक्शन तो रोक दिया और मॉस डिफेक्शन की शुरुआत कर दी। अच्छा भाई, 1/3 की जरूरत क्या थी भाई? 1/3 स्प्लिट कर सकते हैं, इसे लिखने की जरूरत क्या थी? और बाद में ये डिलीट भी किया गया। बाद में जब स्थितियां खराब हुई तो अन्य सरकारों ने इसे डिलीट कर दिया। अब 1/3 वाला मामला खत्म हो गया, अब 2/3 का है। इसीलिए शिवसेना के 2/3 मेंबर एकनाथ शिंदे के रूप में मर्ज कर गए और माना क्या गया कि एकनाथ शिंदे की शिवसेना असली शिवसेना है, उद्धव ठाकरे की शिवसेना असली शिवसेना नहीं है, क्योंकि असली शिवसेना 2/3 मेंबर उनके साथ है। ठीक है ना? तो मर्जर और स्प्लिट ये दो कॉन्सेप्ट हैं, इनको रखा गया, लेकिन स्प्लिट शुरुआत में थी, आज स्प्लिट नहीं है।
ठीक है, अब सवाल यह बचा कि ये सारी स्थितियां कब पैदा होंगी? जब पार्टी छोड़े कोई, और पार्टी किसी ने छोड़ी है, इसमें तथ्यात्मक सवाल हल करने होंगे, तथ्यात्मक सवाल उठेंगे। किसी का कौन सा कृत्य पार्टी छोड़ना माना जाए? क्योंकि पार्टी अध्यक्ष की इच्छा का पालन ये पार्टी में रहने की शर्त तो नहीं हो सकता, फिर तो लोकतंत्र का कोई मतलब नहीं बचा, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का कोई मतलब नहीं बचा। ठीक है, हालांकि कांग्रेस में व्यवहारिक रूप से गांधी परिवार की इच्छा का उल्लंघन पार्टी छोड़ना ही है, लेकिन सैद्धांतिक रूप से तो कम से कम ये नहीं कह सकता, कोई इतना बेशर्म तो नहीं हो सकता। कुछ फेस सेविंग एक्सरसाइज ये भी होती है, वो भी करनी पड़ती है। तो पार्टी किसी ने कब छोड़ी ये भी तय करना पड़ेगा ना, और ये तथ्यात्मक सवाल है जो व्यक्ति के कार्यों के आधार पर तय होगा। तो पार्टी छोड़ी या नहीं छोड़ी, इसे तय करने का हक किसे दे दिया? हाउस के प्रिजाइडिंग अफसर को। और हाउस का प्रिजाइडिंग अफसर अंततः एक पॉलिटिकल पार्टी का मेंबर होता है और उसके समर्थन पर उसका अस्तित्व टिका होता है। इस प्रकार का 10वीं अनुसूची जोड़ी गई और 102 के जो अनुच्छेद 102 था उसमें खंड 2 जोड़ा गया, और 102 खंड 2 में जो स्थिति थी उसका 103 सबसेक्शन 1 से साम्य होते हुए भी उसे 102 खंड 2 के रूप में संविधान में शामिल किया गया। क्योंकि अगर 103 खंड 1 के रूप में शामिल किया जाता तो राष्ट्रपति उनके द्वारा निर्योग्यता का निर्धारण होता, और 103(1) की भाषा जब हम लोग देखेंगे तो देखेंगे राष्ट्रपति के द्वारा भी इनफैक्ट अयोग्यता का निर्धारण नहीं होता, बल्कि चुनाव आयोग उसके द्वारा। अब कुछ बेवकूफ टाइप के लोग ये भी कहेंगे वो चुनाव आयोग भी निष्पक्ष नहीं होता। तो ये सिर्फ आपका कहना है कि चुनाव आयोग निष्पक्ष नहीं होता, क्योंकि आप जहां जीत जाते हैं वहां तो चुनाव आयोग निष्पक्ष है, जहां आप हार जाते हैं वहां चुनाव आयोग तुरंत पक्षपाती हो जाता है। ठीक है, तो ये तो सिर्फ आपकी बकवास है, इसके अलावा कुछ नहीं। ठीक है, तो लेकिन चुनाव आयोग पे आपका बश नहीं रहेगा, क्योंकि चुनाव आयोग एक ऑटोनोमस बॉडी है और उसके आयुक्तों को हटाने की वही प्रक्रिया है जो सुप्रीम कोर्ट के जस्टिसों को हटाने की है, और जो आसान नहीं है, बहुत कठिन है। कैसे हटाएंगे जब 124 पे हम पहुंचेंगे तो बताएंगे आपको, बहुत कठिन है। इसलिए जानबूझकर, ताकि हम चाहें तो आपका कोई अयोग्य हो जाए और हम चाहें तो हो ही ना, इस चीज को ध्यान में रखते हुए 102 की जो सिचुएशन है वो 103 के मुकाबले बिल्कुल समान होते हुए भी 102 में खंड 2 जोड़ा गया, और वो 10वीं अनुसूची को प्रभाव देने के लिए जोड़ा गया, और 10वीं अनुसूची में लिख दिया कि किसी व्यक्ति ने अपनी पार्टी छोड़ी है या नहीं छोड़ी है, इस प्रश्न का निर्धारण हाउस के प्रिजाइडिंग अफसर करेंगे। और यही नहीं रुके, आगे भी लिखा 10वीं अनुसूची में, अभी उससे वो शब्द डिलीट नहीं हुए हैं, क्योंकि अनकॉन्स्टिट्यूशनल कोई चीज घोषित हो गई फिर भी उसे डिलीट करने का हक तो पार्लियामेंट का ही है, तो अभी भी वो शब्द मौजूद है कि किसी अधिनियम में या किसी चीज में किसी बात के होते हुए हाउस का प्रिजाइडिंग अफसर इस तथ्य के संबंध में कि किसी व्यक्ति ने अपनी पार्टी छोड़ी है या नहीं छोड़ी, और उसके परिणाम स्वरूप वो अपनी पार्टी के सदस्य के तौर पर संसद का सदस्य होने के या राज्य की विधायिका का सदस्य होने के लिए अयोग्य या निर्योग्य हुआ या नहीं हुआ, इस प्रश्न का निर्धारण न सिर्फ हाउस के प्रिजाइडिंग अफसर करेंगे, बल्कि हाउस के प्रिजाइडिंग अफसर के निर्णय को किसी न्यायालय में किसी भी आधार पर कोई चुनौती नहीं दी जाएगी, यह भी जोड़ दिया। यानी मामला फुल प्रूफ कर दिया कि हम चाहें तो तुम पार्लियामेंट के मेंबर रहोगे, विधायिकाओं के मेंबर रहोगे, और हम चाहेंगे तो तुम नहीं रहोगे। और ऐसा किया क्यों? क्योंकि आदमी सत्ता पाए काहे मद नहीं, क्योंकि आदमी को तो यह लगता है ना कि हम तो आ गए, अब कभी हटेंगे ही नहीं।
तो वास्ट मेजॉरिटी राजीव गांधी के पास थी और कांग्रेस का स्वर्ण काल चल रहा था देश में, हर जगह कांग्रेस, हर जगह कांग्रेस। तो उन्हें लगता था हम तो कभी जाएंगे ही नहीं। तो ऐसी व्यवस्था बनाओ जिसमें मूर्ख इस बात पर डांस भी करें कि ये बड़े डेमोक्रेटिक लोग हैं और सब रहे हमारी मुट्ठी में, सब कुछ आप ही की मुट्ठी में। और ये हम नहीं कह रहे, हम तथ्यात्मक चीजों को आपके सामने रख रहे हैं और वो सारी तथ्यात्मक चीजें आपकी किताबों में, आपके बेयर में, आप लिखित प्रावधानों के तौर पर मौजूद हैं, पढ़ लीजिए, वो सब कुछ मौजूद है। और इसीलिए हम कहते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री जिस दिन आप पढ़ना शुरू करेंगे तो आपको उतनी ही नफरत कांग्रेस से होगी जितनी हमें है। ठीक है, हमें बहुत एलर्जी है कि आप बेवकूफ बनाते हो, आप खुद ही को स्मार्ट समझ रहे हैं, बाकी सब दुनिया बेवकूफ है। ठीक है, तो आपका पीठासीन महोदय ये करेंगे निर्णय और उनके निर्णय को किसी भी न्यायालय में किसी भी आधार पर कोई चुनौती नहीं। अब जैसा होना था 52वें संविधान संशोधन को, हो गया चैलेंज सुप्रीम कोर्ट में। अब सुप्रीम कोर्ट भी जब हम बताएंगे तो हम कॉलेजियम सिस्टम पर भी बात करेंगे कि कॉलेजियम सिस्टम के कारण वहां भी बहुत अच्छे लोग नहीं पहुंचते, वहां सब बढ़िया ही लोग पहुंचे हैं ऐसा नहीं है, लेकिन फिर भी एक फेस सेविंग एक्सरसाइज होती है। अगर आप कहीं ऐसी जगह बैठा ले गए हैं जो न्याय का स्थान समझा गया है तो आपको किसी की एडवोकेसी, ठीक है, ये करते शर्म तो जरूर आएगी, क्योंकि एडवोकेसी में तो हम सिर्फ एक व्यक्ति का पक्ष रखते हैं, हमें दूसरे से मतलब ही नहीं होता, क्योंकि मेरा धर्म होता है उसी का पक्ष रखना। लेकिन न्यायाधीश की कुर्सी पर जो है उसे दोनों को सुनकर जो ठीक हो वो, तो कुछ फेस सेविंग एक्सरसाइज भी होती है। तो कॉलेजियम सिस्टम से पहुंचे वहां कोई, लेकिन फिर भी कुछ तो फेस सेविंग करनी ही पड़ती है। तो की हो तो लोहान में 52वें संविधान संशोधन विधेयक की जो संवैधानिकता थी उसको चुनौती दे दी गई, की हो तो लोहान में, और यह कहा गया कि पूर्णतः असंवैधानिक संविधान संशोधन। कुछ प्रमुख तर्क उठाए गए। एक तर्क फंडामेंटल राइट का, केशवानंद भारती तब तक डिसाइड हो चुका था और केशवानंद भारती ये कहता था कि अगर बेसिक स्ट्रक्चर के खिलाफ कुछ हुआ है, ठीक है, बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है, उसके खिलाफ कब होता है, क्या है स्थिति, ये संविधान संशोधन जब बताएंगे तब बताएंगे। जितना प्रासंगिक है सिर्फ उतना ही बोल रहे, क्योंकि विषय तो बढ़ता चला जाएगा, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन जुड़ा तो आपस में है ना, तो विषय तो कहीं के कहीं पहुंचेंगे, लेकिन फिर भी जितना प्रासंगिक है उतना बता रहे। शेष चर्चा तब करेंगे जब वहां पहुंचेंगे। केशवानंद भारती डिसाइडेड था और वो कहता था बेसिक स्ट्रक्चर के विरुद्ध अगर कोई संशोधन किया गया है तो वो संशोधन हो, कानून हो, एग्जीक्यूटिव एक्शन हो, कुछ भी हो, वो शून्य हो जाएगा, उसका कोई मतलब नहीं। ठीक है, तो पहला की हो तो लोहान में तर्क लिया गया कि ये वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के विरुद्ध है। ठीक है, हम अपनी पार्टी छोड़ना चाहते हैं तो नहीं, हमसे सहमत है तो क्या हम एमपी होते ही अपने फंडामेंटल राइट से हीन हो गए? भाई हम अगर एमपी है, एक कॉमन मैन को अगर फंडामेंटल राइट है तो एमपी को भी है। हम नहीं अभिव्यक्ति करना चाहते अपनी पार्टी के साथ, तो एक तर्क ये लिया गया। दूसरा तर्क संसदीय विशेषाधिकारों का लिया गया कि संसदीय विशेषाधिकार क्या है। 105, 106 अभी हम लोग पहुंचेंगे, बस अब जस्ट आए जाते हैं। संसदीय विशेषाधिकार जिनकी चर्चा आप अखबारों में बड़ी सुनते हैं कि उन्होंने विशेषाधिकार हनन का नोटिस दे दिया है। तो विशेषाधिकार हनन का क्या नोटिस होता है, क्या विशेषाधिकार है, अब अनुच्छेद 105 में बस आ ही जाते हैं, बात करेंगे। लेकिन मोटा मोटा आप समझ लें, जो प्रासंगिक है उतना बता देते हैं। एक विशेषाधिकार संसद का होता है और संसद के सदस्यों का भी होता है, क्योंकि संसद का विशेषाधिकार मीनिंग देर बाय संसद के सदस्यों के सामूहिक अधिकार, क्योंकि संसद नाम किसका है? असेंबली ऑफ द
मेंबर्स, ठीक है, वो एक कलेक्टिव फॉर्म है मेंबर्स की, तो उनका एक विशेषाधिकार है बोलना संसद के भीतर, और संसद के भीतर वो जो कुछ बोलेंगे उस पर कोई कार्रवाई उनके खिलाफ नहीं चलेगी, ना मानहानि की न कुछ। तभी अरविंद केजरीवाल रोज दिल्ली विधानसभा में खड़े होकर सबके ऊपर लगाते थे आरोप की जो चोर हैं। बाहर बिल्कुल नहीं कहते थे, क्योंकि बाहर तो मानहानि के मुकदमे आ जाएंगे, वहां संसदीय विशेषाधिकार है। ये सब नाटकबाजी है, और इस नाटकबाजी को कानून के लोग समझ सकते हैं, शर्त केवल इतनी कि कानून पढ़ा तो जाए, तब तो समझ में आए। तो आपका संसदीय विशेषाधिकारों के विरुद्ध है यह संशोधन, यह तर्क उठाया गया। तीसरा तर्क उठाया गया, और जो सबसे मार्वलस तर्क है और हमें भी वो प्रभावित करता है, और इसीलिए मानते हैं कि हो तो होलोहान गलत डिसाइड है। तीसरा तर्क उठाया गया कि इस संविधान संशोधन में यह लिखा है, हाँ, एक और तर्क उठाया गया कि ये जुडिशियल रिव्यू का निगेशन करता है। कहता है ना कि संसद के हाउस के प्रिजाइडिंग अफसर, उनका जो निर्णय होगा उसे किसी भी न्यायालय में किसी भी आधार पर कोई चुनौती नहीं मिलेगी, तो ये जुडिशियल रिव्यू का निगेशन करता है, जो बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है जुडिशियल रिव्यू, और जिसके अगेंस्ट कुछ नहीं हो सकता, इसलिए भी अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। ठीक है, अब देखिए, न्यायालय ऊंचा या नीचा नहीं है, वो सिर्फ इतना देखेगा कि क्या होना चाहिए और क्या हुआ, बस इतना ही देखेगा, इससे ज्यादा कुछ नहीं देखेगा। इसके ऊंचे नीचे का सवाल नहीं है। भाई ठीक है, आपको करना है और आप गलत कर रहे हो, जैसे करना चाहिए, तो कोई तो हो जो ये कहे कि तुम गलत कर रहे हो, बस न्यायालय की इतनी ही भूमिका है। यहां ऊंचे नीचे का सवाल नहीं है। न्यायालय ये निर्देश नहीं दे सकता करने वाले को कि ये करो, नो, क्योंकि न्यायालय अगर निर्देश ये दे रहा है कि वो करो जो करना चाहिए तुम्हें, तो ये निर्देश कहां दे रहा है कि हम जो कह रहे हैं वो करो, बल्कि निर्देश ये दे रहा है कि कानून जो कहता है वो करो। और बड़ा तो तब हुआ जब न्यायालय ये बता पाए कि हम जो कहते हैं वो करो, हम जो कहते हैं वो करो, ये नहीं कहता कानून, ये न्यायालय कह भी नहीं सकता। इससे सबसे बड़ा कौन हुआ? कानून, ना कि न्यायालय। ठीक है, तो आप देखेंगे सुप्रीम कोर्ट के समक्ष यह तर्क जुडिशियल रिव्यू को भी उठाया गया, और यह तर्क भी उठाया गया कि जब यह लिख दिया कि किसी भी न्यायालय में कोई चुनौती नहीं दी जाएगी, तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की शक्तियां कम हो गई। ठीक है ना, तो भाई किसी न्यायालय में कोई चुनौती नहीं मिलेगी, जबकि अनुच्छेद 136 यह कहता है कि भारत में निर्णय करने वाला प्राधिकारी कोई हो, उसके निर्णय से डायरेक्ट अपील सुप्रीम कोर्ट में आएगी। ठीक है, कोई हो, यानी नायब तहसीलदार के निर्णय से डायरेक्ट अपील सुप्रीम कोर्ट में, शर्त ये उस लायक हो। ठीक है ना, आप लोगों के साथ ये भी दिक्कत है कि आप ले तुरंत ही पहुंच जाएंगे वहां, जब भगा दिए जाएंगे तो कहेंगे बात तो भगा दिए गए। जैसे कल ये चर्चा कर रहे थे कि डीएल बनवा लो तो 302 नहीं लगेगी। ठीक है, ठीक, अगर डीएल बनवाने से ही 302 नहीं लगेगी तो वो तो बहुत बार नहीं लगती। बहुत बार नाबालिग एक्सीडेंट कर देते हैं और 304A में मुकदमा लिखा जाता है, कहां 302, और नाबालिग का तो डीएल हो ही नहीं सकता, क्योंकि डीएल होने या न होने पर 302 का कोई अर्थ नहीं है। वो तो एक फैक्ट सिचुएशन है, वो होगी तो 302 होगी, नहीं है तो नहीं है। कर्ता पर डिपेंड थोड़ा ही है, परिस्थितियों पर डिपेंड थोड़ा ही है, लेकिन आपकी आदत ही यही है। अगर कह दिया एनटी के डिसीजन से डायरेक्ट अपील सुप्रीम कोर्ट में आई, तुम लेके पहुंच जाओगे रोज, फिर बात भगाए जाओगे, फिर हमें गालियां दोगे। इसका मतलब यह है कि वो उस लायक तो हो, अगर उस लायक है तो नायब तहसीलदार के निर्णय से भी डायरेक्ट अपील सुप्रीम कोर्ट में आएगी, अनुच्छेद 136 के मुताबिक। 226, 227, 226 कहती है उच्च न्यायालय प्रत्येक मामले को सुन सकेगा, चाहे वो लीगल हो चाहे फंडामेंटल राइट से जुड़ा हो। 227 कहती है हाई कोर्ट के क्षेत्र में कोई भी प्राधिकारी अगर न्याय निर्णयन का काम करता है, अर्थात वो ट्रिब्यूनल, क्योंकि न्यायालय के अतिरिक्त जो न्याय निर्णयन का काम करेंगे वो ट्रिब्यूनल
वे सारी की सारी सुपरवाइजरी जुडिक्शन में अधीक्षण संबंधी अधिकारिता उच्च न्यायालय को रहेगी। तो अगर आप ये कहते हो कि हाउस के प्रिजाइडिंग अफसर जो डिसाइड करेंगे, तो डिसाइड तो करेंगे ना, तो हाउस का प्रिजाइडिंग अफसर कौन होगा? ट्रिब्यूनल। क्योंकि न्यायालय के अतिरिक्त किसी भी मामले पर कोई भी निर्णय कोई ले, तो जिस समय निर्णय लेगा उस समय वो ट्रिब्यूनल होगा। जैसे आप जब स्कूल में होंगे तो विद्यार्थी होंगे, अपने घर पे होंगे तो आदमी होंगे, ये जो भी हो आप, ठीक है ना। तो उस समय वो ट्रिब्यूनल होगा। और जब आप विद्यार्थी के रूप में कॉलेज में, तो आप प्रिंसिपल के अधीन हैं, आप राजकुमार हो, इससे क्या मतलब? ठीक है, आप राजकुमार हो तो होते रहे, आप वहां हैं तो फिर वशिष्ठ के अनुशासन के अधीन रहेंगे, भले ही तुम राम हो, ठीक है, भले ही राजा के बेटे हो, इससे क्या लेना देना। तो जो प्रिंसिपल है उसको वैसे ही लेना चाहिए। लेकिन तुम लोग प्रिंसिपल को वाइस प्रिंसिपल की तरह ले लेते हो, तो मामला ही घुस जाता है, सब बेकार ही हो जाता है। तो ये कहा कि उस समय जिस समय वो डिसाइड करेगा उस समय तो वो ट्रिब्यूनल होगा। वैसे हाउस का प्रिजाइडिंग अफसर है और स्वतंत्र है, न्यायालय के बराबर है। विधायिका अपने काम में स्वतंत्र है, वो अपने काम में स्वतंत्र है। लेकिन जब तुम न्याय निर्णय कर रहे हो तब तो ट्रिब्यूनल हो गए, और तब तुम उनके अधीन होने चाहिए। और ये कहता है कि वो स्वतंत्र है, इसका मतलब ये हुआ कि ये सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की शक्तियों को कम कर रहा है। और जब सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की शक्तियों को कम कर रहा है, तो इसे उस तरीके से पारित होना चाहिए जो तरीका संविधान का ऐसा संशोधन पारित करने के लिए अनुच्छेद 368 में बताया गया है, जिस संविधान संशोधन के माध्यम से उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय की शक्तियों को कम किया जाएगा। इसे उस तरह पारित होना चाहिए, और ये उस तरह पारित नहीं है। आधे राज्यों का समर्थन नहीं है इसके, और जब आधे राज्यों का समर्थन नहीं है तो ये माना ही नहीं जा सकता कि ये संविधान संशोधन हुआ भी है, हुआ ही नहीं है। और ये तर्क हमें प्रभावित करता है, ये बिल्कुल सही बात है। भाई जज साहब बिना ट्रायल चलाए ये कहते इन्हें फांसी की सजा दी जाती, भले ही उसे फांसी की सजा दिया जाना बिल्कुल ठीक हो, बिल्कुल ठीक हो, लेकिन फिर भी वो फांसी की सजा है ये माना ही नहीं जा सकता, क्योंकि उसकी एक प्रक्रिया है। जब प्रक्रिया ही फॉलो नहीं हुई तो 10वीं अनुसूची जुड़ी, ये मान कैसे रहे? इन तर्कों के आधार पर चुनौती मिली, और फिर कॉलेजियम का प्रभाव दिखा, फेस सेविंग एक्सरसाइज भी दिखी। बहुमत ने यह तय किया, माइनॉरिटी खिलाफ थी इस डिसीजन के, बहुमत ने यह तय किया कि फंडामेंटल राइट का सवाल इसलिए नहीं मानेंगे क्योंकि यह ठीक है कि अगर फंडामेंटल राइट को न्यून करने के लिए ही कोई काम किया जाए तो यह माना जाएगा। हम तुम्हें पीटने के लिए ही चोट पहुंचाए, हमने थप्पड़ काहे के मारा? चोट पहुंचे तुम्हें, तो उपहति कारित करना कहा जा सकता है, ठीक है ना। हमने क्यों मारा? चोट पहुंचे तुम्हें, इसलिए हमने तुम्हें मारा, किंतु अपमानित करने के लिए, चोट पहुंचाने के लिए नहीं। जाने दिया इसे एक हल्के हाथ से, तो चोट पहुंचाना उद्देश्य नहीं है, अपमानित करना उद्देश्य है। यद्यपि पीटते हम दोनों स्थितियों में दिखाई देंगे, ठीक है, कृत्य एक हो सकता है, लेकिन मंशा अलग अलग होने के कारण कृत्य के परिणाम अलग अलग दिखाई देंगे। हमने कहा ना, कानून का आदमी विद्वान इसीलिए कहा जाता है क्योंकि वो एक एक चीज को देखता है और एक एक चीज को मूल्यांकित करता है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस संविधान संशोधन का उद्देश्य डेमोक्रेसी को ठीक करना है, फंडामेंटल राइट को न्यून करना नहीं है। यद्यपि परिणामिक रूप से फंडामेंटल राइट न्यून हो रहा है, ये सही है। ऐसे तो तुम रोड भी बनाते हो, उसका परिणाम पेड़ कटना होता है, तो मत बनाओ। रोड बनाओगे उसका परिणाम वीरप्पन जैसे तस्करों का उसमें छुप जाना होगा, तो काट डालो जंगल। अरे भाई ये भी तो देखा जाएगा
कि किसी काम से होने वाला लाभ और किसी काम से होने वाला नुकसान, इनके बीच अनुपात क्या है, ये भी तो देखेंगे। तो सुप्रीम कोर्ट ने एक सार एवं तत्व का सिद्धांत होता है, कॉन्स्टिट्यूशनल इंटरप्रिटेशन का, बताएंगे आपको तब जब अनुच्छेद 13 पढ़ाएंगे। एक सार एवं तत्व का सिद्धांत होता है, उसको लागू किया और ये कहा मोटे में जितना प्रासंगिक है उतना ही बोल रहे हैं। उन्होंने ये कहा कि चूंकि ये संविधान का संशोधन डेमोक्रेसी को बचाने के लिए लाया गया, फंडामेंटल राइट को न्यून करने के लिए नहीं, इसलिए फंडामेंटल राइट का सवाल उठाना यह गलत है, इसका कोई मतलब नहीं। इस आधार पर यह संवैधानिक नहीं कहा जा सकता। यही बात विशेषाधिकारों के संबंध में है कि विशेषाधिकारों को न्यून नहीं किया, बल्कि और देखें तो विशेषाधिकारों को बढ़ाया है, क्योंकि लोकतांत्रिक ढंग से जो चुनकर आए उसे सारे अधिकार होने चाहिए, तो विशेषाधिकारों का सवाल भी नहीं। ठीक है ना। जहां तक जुडिशियल रिव्यू का सवाल है, अब फेस सेविंग एक्सरसाइज शुरू हो रही है। ठीक है, मेजॉरिटी कॉलेज, हालांकि माइनॉरिटी भी कॉलेजियम से आई है, लेकिन एक ही प्रक्रिया से दो लोग आए, फिर भी दोनों की मानसिकताएं अलग अलग हो सकती हैं। मेजॉरिटी इसने ये कहा कि एक पृथक्करण का सिद्धांत ये भी होता है, और पृथक्करण का सिद्धांत क्या होता है ये बताएंगे जब अनुच्छेद 13(2) पढ़ाएंगे। ठीक है ना। सारे एवं तत्व का सिद्धांत तो तब बताएंगे जब अनुच्छेद 13 के साथ हम फंडामेंटल राइट्स को पढ़ाना शुरू कर देंगे, और साथ ही लेजिस्लेटिव एंट्रीज जो हैं 245, 246, इन्हें बताना शुरू करेंगे। तो सूचियों के निर्वचन का तरीका क्या है जब वो बताएंगे तब। लेकिन अनुच्छेद 13(2) जब बताएंगे तो पृथक्करण का सिद्धांत बताएंगे। पृथक्करण का सिद्धांत ये कहता है, मोटा मोटा बताए देते, कि अगर किसी स्टैट्यूट में दो भाग हैं, एक भाग को हटा दें तो दूसरा भाग पूरी तरह सार्थक बना रहता है। जैसे कई बार होता है, आप एक भाग हटाओ तो भी, राम आगरा जाता है, आगरा हटा दीजिए तो भी राम जाता है, सार्थक है। ठीक है ना। अब राम जाता है, इसमें से कुछ हटा दो तो निरर्थक हो जाएगा। तो पृथक्करण का सिद्धांत यह कहता है कि अगर कोई कानून है, उसका एक भाग संविधान के विरोध में है और एक भाग ठीक है, अगर असंवैधानिक भाग को हटा दें तब भी जो दूसरा भाग है जो संवैधानिक है वो पूरी तरह सार्थक बना रहता है। तो पृथक्करण का सिद्धांत लागू करेंगे और असंवैधानिक भाग को हटाकर संवैधानिक भाग को बना रहने देंगे, ये कहता है। तो उन्होंने कहा कि 52वें संविधान संशोधन, जिसे दल बदल विरोधी कानून कहा जाता है, जिसे 10वीं अनुसूची जोड़ी गई, इसमें से यह भाग हटा दीजिए कि उसे किसी न्यायालय में कोई चुनौती नहीं दी जाएगी, तो भी शेष भाग ठीक बना रहता है। तो पृथक्करण का सिद्धांत लागू करेंगे और वो भाग हटा देंगे। ऐसे मान लेंगे मानो वो भाग है ही नहीं, मान लेंगे, क्योंकि हटाने का अधिकार तो लेजिस्लेचर को है, वो आज भी लिखा है, हटाए नहीं अभी लेजिस्लेचर ने, लेकिन ऐसा मान लेंगे मानो वो भाग नहीं है, शेष सब संवैधानिक है। ये मेजॉरिटी का डिसीजन आया। और जहां तक सवाल इसका है कि आपने हाउस के प्रिजाइडिंग अफसर को, ये भी सवाल उठाया गया कि हाउस के प्रिजाइडिंग अफसर तो इंपार्शियल होंगे ही नहीं, उनसे इंपार्शियलिटी की उम्मीद नहीं है, क्योंकि वो दलीय निष्ठाओं से बंधे हुए होंगे। इस पर सुप्रीम कोर्ट के मेजॉरिटी ने बड़ा बढ़िया भाषण झाड़ा। ठीक है, कि बड़ा पवित्र हाउस होता है और बड़ा पवित्र उसके प्रिजाइडिंग अफसर होते हैं। एक लंबा बेहतरीन भाषण झाड़ा और कह दिया नहीं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। और हमारी जो मान्यता है वो इसलिए भाषण झाड़कर, पवित्रता का बेहतरीन भाषण झाड़कर वो सारी चीजें की गई, क्योंकि कॉलेजियम में कहीं ना कहीं गवर्नमेंट की ही कृपा से आए थे। ठीक है, कॉलेजियम सिस्टम की वास्तविकता क्या है इस पर बात करेंगे। एक बेहतरीन भाषण झाड़ दिया, और बेहतरीन भाषण सुनने में बड़ा अच्छा लगता है, लोकतांत्रिक परंपराओं की दुहाई देते हुए कि बड़ा सेक्रेड ऑफिस है, बड़ा पवित्र ऑफिस है। लोग हाउस के प्रिजाइडिंग अफसर का, कोई हाउस के प्रिजाइडिंग अफसर ऐसा करेंगे इसकी उम्मीद ही नहीं की जा सकती, और इसलिए इसमें हाउस के प्रिजाइडिंग अफसर को निर्णय लेने के लिए इंपावर करना बिल्कुल गलत नहीं है। ये मेजॉरिटी डिसीजन
जबकि हाउस के प्रिजाइडिंग अफसर उस समय भी ऐसे ही थे जैसे आज हैं, कोई बदलाव नहीं आया, क्योंकि मूलभूत रूप से आदमी में बदलाव नहीं है। त्रेता में आदमी जैसा था, रावण हमारे काल में नहीं था, राम के ही काल में था, हमारे काल में नहीं था। और मूलभूत रूप से यह बात भी गलत है कि आप कुछ सुधार लोगे, आप कुछ नहीं सुधार सकते। अरे जब राम नहीं सुधार पाए, अगर सुधार दिया तो फिर बाद में गलत कैसे हो गया? अरे भाई अगर वो सुधार ही गए सब, तो फिर उनके जाने के बाद गलत कैसे हो गया? इसके मतलब कुछ नहीं है। आप खुद सुधर सकते हैं, कुछ अपने आप को देखकर जो सुधरना चाहें वो सुधर सकते हैं, बाकी कमोवेश समाज ऐसे ही रहता है। इसलिए ज्यादा सुधारने उधारने के चक्कर में मत पड़िए, खुद सुधर जाइए, काफी है। और जो सुधारने का बहाना करते हैं वे वास्तव में अपने लिए कुछ विशेषाधिकारों को रक्षित करने भर का प्रयत्न ये करते हैं और ज्यादा धूर्त होते हैं। जरा देख लो, जितने सुधारने का प्रयत्न कर रहे हैं और सुधारने का दावा कर रहे हैं, सबके सब धूर्त हैं, अन्यथा व्यक्ति खुद सुधर रहा है, सुधार नहीं रहा। खुद का रूपांतरण करिए, ज्यादा बेहतर बात यह है, और यही हो सकता है। इसके अलावा सब कुछ असंभव है। तो एक बेहतरीन भाषण मेजॉरिटी ने झाड़ा और बात खत्म हो गई। माइनॉरिटी ने वास्तविकता पर बात की। माइनॉरिटी का सारी गलत, ऐसी सारे एवं तत्व का सिद्धांत तब लागू करो, पृथक्करण का सिद्धांत तब लागू करो, जो कुछ आप कहते हो ये सब कुछ लागू हो, इसके लिए जरूरी है पहले संविधान संशोधन तो हो। और चूंकि ये उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय की शक्तियों को विपरीत रूप से प्रभावित करता है, इसलिए ये उस प्रक्रिया से होना चाहिए जो प्रक्रिया संविधान में अधिनियमित है। और जब उस प्रक्रिया से हो तो हम आगे विचार करेंगे कि इसमें क्या संवैधानिक है और क्या असंवैधानिक। ये तो कुछ है ही नहीं, और उनका कोई संविधान संशोधन हुआ ही नहीं, लेकिन माना तो मेजॉरिटी जाएगा, और मेजॉरिटी डिसीजन माना गया और 10वीं अनुसूची वैध हो गई। और 10वीं अनुसूची वैध हो जाने के परिणाम क्या हुए? हमने कहा ना, हथियार आप पैदा करोगे तो जरूरी नहीं है कि हर बार आप ही उसका इस्तेमाल करोगे, फिर कोई भी करेगा। किया तो कांग्रेस ने ईजाद अपने लिए, हुआ उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी, इसमें स्प्लिट हुई, 23 मेंबर बहुजन समाज पार्टी के और कांग्रेस के, खुद कांग्रेस के 22 सब डिफेक्ट कर गए। ठीक है, 22 कांग्रेस के तो पूरे के पूरे कर गए, और 23 में से 12 कर गए। और डिफेक्ट नहीं किया किसी ने अपनी पार्टी को नहीं छोड़ा, किसी ने अपनी पार्टी को नहीं छोड़ा। इनकी पार्टीज ने व्हिप जारी किया कि विधानसभा में आप कल्याण सिंह मिनिस्ट्री के विरोध में मतदान करेंगे। उन सब ने कल्याण सिंह के पक्ष में किया, ठीक है, उन सब ने कल्याण सिंह के पक्ष में किया, और सब मंत्री हो गए मंत्रिमंडल में, 34 के 34। और 97 मेंबर्स का आज तक पूरे हिंदुस्तान में इतना बड़ा मंत्रिमंडल कभी नहीं बना। उसी के बाद ये स्प्लिट वाले सब हटाए गए, उसके बाद मर्जर रखा गया केवल। 97 मंत्री बने। हथियार तो आप ईजाद करोगे, इस्तेमाल फिर कोई भी करेगा। ठीक है, अब सवाल उठा कि क्या संविधान की 10वीं अनुसूची के मुताबिक निरर्थकता ये आ गई, क्योंकि जैसा 102 ऐसे 192 है। आगे देखेंगे राज्यों के संबंध में भी यही व्यवस्था है। डिसाइड कौन करेगा? हाउस का प्रिजाइडिंग अफसर। तुम्हारे ही सांप अब तुम्हारे ही गले में पड़ेगा। हाउस का प्रिजाइडिंग अफसर थे केशरीनाथ त्रिपाठी, और वो उच्च न्यायालय के बहुत बड़े वकील थे, और विशेषकर रिट जुडिक्शन के, रिट के बहुत अच्छे वकीलों में उनकी गिनती थी। बाद में पश्चिम बंगाल के राज्यपाल भी रहे। ममता बनर्जी से निपटने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने उन्हीं को भेजा, क्योंकि सबसे ज्यादा कानूनची आदमी वही थे, वो हाउस के प्रिजाइडिंग अफसर थे। उन्होंने ये कहा स्प्लिट हुई नहीं, क्योंकि इन लोगों ने अपनी पार्टी को नहीं छोड़ा। इन्होंने व्हिप का उल्लंघन किया। ये कहां लिखा है कि व्हिप का उल्लंघन जो है पार्टी छोड़ना है?
भाई पार्टी छोड़ें तब तो हम करें, पार्टी छोड़ी कहां? भाई 22 के 22 इधर आ गए और 23 में से 12 ने तो 1/3 है ना, 23 में से 12 ने व्हिप का उल्लंघन करते हुए कल्याण सिंह को वोट दे दिया। तो डिफेक्शन हुआ है, यह हम माने कैसे? डिफेक्शन होने के लिए आप परिभाषित तो करें, डिफेक्शन कब माने? या तो ये लोग इस्तीफा देते, आपने कहा डिफेक्शन तब है जब मेंबरशिप छोड़े और फिर ज्वाइन करें, वो तो की नहीं, मेंबरशिप तो नहीं छोड़ी। मेंबरशिप छोड़ना कब माना जाएगा? यही नहीं, और सबकी सदस्यता बहाल रही। जो गए सुप्रीम कोर्ट गए, सुप्रीम कोर्ट में 3 जजों ने डिसाइड किया, एक ने कहा गलत हुआ, एक ने कहा कि सही हुआ, एक ने कहा कि अब वो रिमांड कर देना चाहिए, वो होता रहा, वो कुछ नहीं पाया। लास्ट में फिर लॉ कमीशन की रिपोर्ट आई और उसके आधार पर स्प्लिट वाला हटाया, अब 2/3 मर्जर ये बचा है। और आप टोटल देखेंगे कि विभिन्न मामले आए, हुआ क्या? एक चीज और आई, अब चूंकि सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया था कि हाउस के प्रिजाइडिंग अफसर इनका निर्णय अंतिम होगा, यह बात ठीक नहीं है, ठीक है, क्योंकि ट्रिब्यूनल होंगे उस समय। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने स्वयं पर एक प्रतिबंध लगाया कि जब तक ये डिसाइड नहीं करेंगे कि कोई अयोग्य है या अयोग्य नहीं है, तब तक हम कोई हस्तक्षेप नहीं करेंगे। ठीक है, हम हस्तक्षेप तभी करेंगे जब ये फाइनली डिसाइड कर देंगे। और दूसरा, ये बात भी अंतिम नहीं है, कभी अगर जरूरत होगी, ठीक है, तो हम बीच में भी इंटरलोकेटरी ऑर्डर्स हमने आपको बताया, इंटरलोकेटरी या अंतर्वर्ती आदेश उस आदेश को कहा जाता है जिसकी अवधि न्यायालय के अग्रिम आदेशों तक या न्यायालय के अंतिम आदेशों तक होती है। ठीक है, उसी को आप सामान्य भाषा में स्टे ऑर्डर, टेम्परेरी इंजंक्शन, इन नामों से जानते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कोई एक्सेप्शनल सर्कमस्टांस होगी तो हम बीच में हस्तक्षेप करेंगे, अदरवाइज जब ये फाइनल डिसीजन दे देंगे तभी करेंगे। उनने फाइनल डिसीजन 4 साल बाद देना शुरू कर दिया। वो फाइनल डिसीजन ही नहीं देंगे, लो कर लो कुछ। भाई आप यही तो कहोगे कि लो डिसाइड करो, हम करेंगे ही नहीं, क्योंकि 10वीं अनुसूची में लिखा ही नहीं कितने दिन में हमें करनी है। राहुल नार्वेकर अभी महाराष्ट्र का ताजा उदाहरण है। अंततः सुप्रीम कोर्ट को हस्तक्षेप करके ये कहना पड़ा कि इतने दिन में करो, वो अपने आराम से बैठे रहे, उन्होंने कुछ किया ही नहीं, जो कर लो। ठीक है, दूसरी चीज और क्या किया, मणिपुर मेघालय, इनके तो शानदार उदाहरण है। इन्होंने अपोजिशन के मेंबर्स की वोटिंग राइट सस्पेंड कर दिया। ठीक है, कहा कि जो है वोटिंग राइट सस्पेंड, तुम वोट ही नहीं दोगे। सुप्रीम कोर्ट ने वहां से इन्हें कहा ना कि एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस होंगी तो हम हस्तक्षेप करेंगे भी। पिटीशन फाइल हो गई कि डिस्क्वालीफाई है, डिस्क्वालीफाई होने की पिटीशन पेंडिंग है हाउस के प्रिजाइडिंग अफसर के समक्ष, लेकिन अभी आपने डिस्क्वालीफाई किया तो नहीं है, इसका मतलब वोटिंग राइट तो उनके पास है। इसी बीच गवर्नमेंट के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस आ गया। ठीक है, अब नो कॉन्फिडेंस आ गया तो गवर्नमेंट के ही तो है वो प्रिजाइडिंग अफसर, उनने जिनकी पिटीशन पेंडिंग है डिस्क्वालिफिकेशन के लिए, उन सबके वोटिंग राइट सस्पेंड कर दिया। अब ले जीत लो, अब तो रहेगी गवर्नमेंट। ये सब सुप्रीम कोर्ट ने स्टे किए कि नहीं, किसी का वोटिंग राइट सस्पेंड नहीं है, सब इंक्लूड करके आप मतों की गणना करें। उनने माना ही नहीं, उन्होंने कहा कुछ नहीं। जब इनने कंटेम्प्ट की प्रोसीडिंग इनिशिएट की तो मणिपुर के विधानसभा अध्यक्ष ने तो यह कहा कि हाउस में जो कुछ हम कर रहे हैं उसमें हमें विशेषाधिकार है, तुम हमें कैसे पकड़ लोगे, हम आएंगे ही नहीं। जो बैठे बैठे करते रहे अपना प्रोसेस जारी, कुछ हुआ ही नहीं। ठीक, कुछ नहीं उन्होंने किया। बोले हाउस में जो कुछ हम कर रहे हैं उसके लिए तो हम विशेषाधिकारों से युक्त, हमारे के ना तो मेरे खिलाफ किसी न्यायालय में कोई कार्रवाई चल सकती और कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग चले तो न्यायालय में। अंततः सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड किया कि भाई संविधान ये कहता है कि न्याय हम करेंगे, दिस इज द कोर्ट, ये वर्डिंग है सुप्रीम कोर्ट की, इट इज द कोर्ट which is established by the Constitution of India and you are also established by the Constitution of India.
then it is your duty also that you must obey the mandate of Constitution of India. और इसके मुताबिक न्याय निर्णय करने के लिए हम हैं। आप क्योंकि न्याय निर्णय कर रहे हो इसलिए हम आपको बुला रहे हैं। आप मेरी बात मानो, आप विधायन कर रहे होते हमें कोई हक नहीं था। अंततः केंद्र सरकार को यह आदेश दिया गया कि मणिपुर विधानसभा अध्यक्ष को हमारे समक्ष उपस्थित किया जाए और अगर जरूरी हो तो बल प्रयोग भी किया जाए। इस बीच ये स्थिति नहीं आई, प्रेसिडेंट रूल वहां लग गया, ठीक है, क्योंकि ये भी है कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस के मुताबिक अगर कोई स्टेट नहीं चल रही है तो प्रेसिडेंट रूल लग जाएगा और फिर विधानसभा अध्यक्ष बचेंगे ही नहीं, विधानसभा ही नहीं बचेगी। तो उस टेक्निक का सहारा लिया गया, लेकिन ये सब परिणाम किसका है? हाउस के प्रिजाइडिंग अफसर्स को ताकत देने का, क्योंकि वे पॉलिटिकल लोग हैं। तो माइनॉरिटी सही साबित हुई, मेजॉरिटी का वो पवित्रता भरा भाषण सिर्फ भाषण साबित हुआ है। और इस लाइट में जरा 102 और 103 को देखें तो आपको मंशा समझ में आएगी कि ये कितने डेमोक्रेटिक हैं, कितना कॉन्स्टिट्यूशनल स्पिरिट का सम्मान करते हैं और कितना संविधान बचाते हैं। आजकल तो संविधान बचा रहे हैं, ठीक है, तो कितना संविधान बचाया है इन्होंने ये समझ में आएगा, ठीक है ना। तो आपका 102 खंड 2 जो जोड़ा है इन्होंने कि अगर कोई संसद की, और सेम प्रोविजन 192 भी है राज्यों के संबंध में, ठीक है, संसद द्वारा बनाई गई विधि या के द्वारा या उसके अधीन निर्हरकता से ग्रसित हो जाता है तो वो भी संसद का सदस्य नहीं रहेगा। लेकिन यह बात 103 से सामने रखती है, क्योंकि 102 उन निर्योग्यताओं की बात करता है जो नॉमिनेशन पेपर फाइल करने के समय व्यक्ति में मौजूद थे, और 103 उन निर्योग्यताओं की बात करता है जो संसद का सदस्य रहते हुए सदस्य में उत्पन्न हुई है, और वे उत्पन्न हुई या नहीं इस पर निर्णय कर लेने का हक राष्ट्रपति को है, और राष्ट्रपति को भी नहीं है। इनफैक्ट वो हक निर्वाचन आयोग की सलाह पर राष्ट्रपति को है। वहां राष्ट्रपति सिर्फ निर्वाचन आयोग द्वारा जो सलाह दी जाती है उसको डिक्लेयर करते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं। क्योंकि 103 पर अभी हमने बात की नहीं है विस्तार से, इसलिए संक्षेप में आपको हम बता रहे हैं जो 103 कहता है। और वहां नॉन पॉलिटिकल लोग, इलेक्शन कमीशन में सब नॉन पॉलिटिकल लोग होंगे, तो मसला हमारे हाथ से ना निकल जाए, इसके लिए स्थिति 103 जैसी होते हुए उसे 102 में रखा गया, और 102 में रखने का परिणाम यह हुआ कि वो सारी ताकत जो सदस्य को अयोग्य घोषित करने के संबंध में थी वो आप ही के पास रही। लेकिन ईश्वर ये भी दुनिया में कहीं है, आप ही सब नहीं कर लोगे, इसलिए आप ही नहीं रहे, और जब आप ही नहीं रहे तब फिर आप ही के खिलाफ वो सब यूज हुआ, और अब जब यूज हो रहा है तो फिर तो हो ही रहा, फिर क्या कर लोगे? और फिर कोई अपने ही पैर पे कुल्हाड़ी क्यों मारे? अब कोई उसे ठीक करता भी नहीं। कायदा यही कहता था कि अगर वाकई कोई रिफॉर्म लाना चाहते थे तो आपको इसे 103 में जोड़ना चाहिए था, और तब ठीक स्थिति आती। लेकिन हिंदुस्तान में विकास ऐसे ही हुआ है 1947 से लेकर अब तक कि जो हो गया वो ही हमने कहा कि हमने कर दिया, जो खुद ही हो गया। क्योंकि कुछ तो खुद भी हो जाएगा, आप कुछ मत करो तो भी हो जाएगा। तभी बता देना ये हमने किया, और बाकी किया आपने, सब कुछ अपने ही फेवर में है। कालांतर में समाज का लाभ हो गया हो तो हो गया हो, अन्यथा जो तरीके आपने विकसित किए वो सिर्फ दिखावा भर हैं, इसके अलावा कुछ नहीं। उन्हें जैसे आप बताते हो कि हमारे 60% नंबर हैं, जरा एनालाइज करो तो वो 2% भी नहीं बचते। तो इसलिए सत्यता के साथ एनालाइज करने की कला सीखनी चाहिए। शेष 103 पर बात करेंगे हम लोग, देखिए।